हेलो बेटा। तो आइए क्लास 9th फिजिक्स के बारे में आज हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, पूरा इसके बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के बारे में, फिर इसके जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। आइए जरा देखा जाए। तो क्लास 9th का जो फिजिक्स है, साइंस वैसे 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो मैं फिजिक्स के बारे में केवल आपको बता रहा हूँ। तो क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसके 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया। और कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर आपका मोशन है, दूसरा आपका है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसी में आप ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लोगे और फ्लोटेशन के बारे में पढ़ोगे। बात समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ पर 3 टॉपिक होंगे, वर्क, फिर एनर्जी और पावर के बारे में। और जो आपका लास्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा? साउंड होगा, ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर हमारे हैं फिजिक्स के। आइए, तो इन 3 के बारे में तो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। पहले हमको जो स्टडी करना है उसके बारे में आगे देखा जाए। तो हमारा पहला चैप्टर है मोशन, और मोशन में कुल हमें 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, फिर कितने तरह के होते हैं ये मुझे बताना है, फिर यहां से शुरू होता है रेस्ट और मोशन के बारे में बताना है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसके बारे में बताना है, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। स्पीड और स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं ये जानने हैं हमें, और इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों को क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसके बारे में स्टडी करना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है। फिर एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन आएगा। इसके बाद डी एक्सेलरेशन आएगा, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं हम लोग, या निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। ग्राफ बहुत, इमोशन चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेई के लिए या नीट के लिए 12th के बाद प्रिपरेशन, 12th में जब जाओगे तो वहां पर भी मोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर जो नीट का एग्जाम होता है या फिर जो आईआईटी का एग्जाम होता है, वहां पर मोशन वाले चैप्टर में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करके होता है, में आपको ग्राफ से जरूर क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना। किसका किसका? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बताना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ पढ़ना है, स्पीड टाइम का ग्राफ पढ़ना है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, एक्सेलरेशन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम से कोई एक्सेलरेशन का हम लोग कोई स्पेशल फॉर्मूला उस तरह से नहीं जानते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो उसको नहीं पढ़ना है। बस वेलोसिटी टाइम तक का ही हमें क्या करना है, ग्राफ पढ़ना है। उसके बाद आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े भी होंगे प्रीवियस क्लासेस में। इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और इसका प्रूफ भी हमें करना है, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसका प्रूफ भी करना है, लेकिन किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्राफ आपको बता दूंगा, तो उसी ग्राफिकल मेथड से इन तीनों इक्वेशन को प्रूफ कैसे किया जाएगा इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आपको सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आइडिया दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास 11th में जाएंगे, तो वहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बात और, ग्राफ भी यहाँ जो आपको बताया जाएगा वो आपके लेवल में बहुत हाई क्वालिटी का नहीं दिया जाएगा। जब आप 11th में जाओगे तो वहां जबरदस्त टाइप का ग्राफ बताया जाएगा। लेकिन हाँ, हम एक जो आइडिया होता है उससे कि कैसे नॉर्मली बनाते हैं ग्राफ, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा जो हमारे लेवल में है, ठीक है ना। तो ठीक है, कुल 11 टॉपिक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आइए एक बार फिर से बता दे रहा है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने टाइप्स के होंगे, रेस्ट मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, या फिर डी एक्सेलरेशन कह सकते हैं। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमें 4 ग्राफ के बारे में पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम। इसके बाद आपका आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर इसका हम ग्राफिकल मेथड से क्या करने वाला है, प्रूव करने वाला है। और थोड़ा सा आइडिया आपको दिया जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। अब जरा देखो,
तो आप लोग नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आओ जरा देखो प्रभु, जैसे मान लो आप दुकान पे जा रहे हो, तो दुकान पे जाते हो तो क्या कहते हो? कहते हो मुझे 2 kg पोटैटो चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोलते हो। तो 2 kg, केजी के लिए मतलब लोग मास का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मास का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मास जो हमारा है ये कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, इसको अगर कंप्लीटली समझना है तो कैसे समझना होगा? एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, या सिंपल इसी को मैग्नीट्यूड भी कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। ध्यान देना, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो होता है बेटा, ये होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिजिकल क्वांटिटी को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कहा। दूसरा क्या होगा? उसका यूनिट होगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी आगे हम देखते हैं। तो अब जरा देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो कहा गया कि वो सारे के सारे क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं? मेजर कर सकें, वो हमारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं पूछूं टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे टाइम इस समय हो रहा है 9 o'clock। तो आपने टाइम को देखो मेजर कर लिया कि नहीं कर लिया? तो टाइम आपका फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे आप बाइक से आ रहे हो, तो मैं पूछूं किस स्पीड से आए हो, तो आप कहोगे 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर स्पीड को आपने मेजर कर लिया, तो ये आपका फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझ सकते हो आप कि एक बॉडी है, उस बॉडी पर 2 न्यूटन का क्या लगा? फोर्स लगा। तो फोर्स को भी आपने क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। मतलब जिसको भी हम मेजर कर लें, वो सब का सब हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो कुछ ऐसे भी चीजें जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्या? जैसे हमारे फीलिंग्स, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि मुझे खुशी है, तो वो खुशी कितनी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मुझे दुख है, कितना दुख है वो मैं मेजर नहीं कर सकता हूं। ऐसे लाइट भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो, लाइट फोटोन से बना हुआ, फोटोन को तो मेजर कर लेते हैं। तो फोटोन को जब मेजर करते हैं तो एनर्जी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन लाइट को हम मेजर नहीं करते, इसलिए लाइट हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लाइट में हम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो हमारे फीलिंग्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लाइट भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसको हम मेजर कर लेंगे वो सब का सब हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। और कितने फिजिकल क्वांटिटी है? अरे यार, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है ना। अब सबके बारे में तो हम एक बार पढ़ नहीं सकते, धीरे 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 पढ़ते जाएंगे और सब सीखते चले जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे पूरा 9th 10th 11th 12th पूरा फिजिक्स पढ़ डालोगे, हमें जहां तक उम्मीद है 100 फिजिकल क्वांटिटी का ही मुलाकात आपसे होने वाला है। वही 100 फिजिकल क्वांटिटी नियर अबाउट आपसे बार बार मिलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? और वो कौन कौन से होंगे हम अभी आगे यहाँ पर आकर के देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? वो सारे के सारे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप दुकान पे जाकर के सीधे आप कहते मुझे 2 चाहिए, तो उठा करके 2 आलू आपको दे देगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया। लेकिन आप जाकर के ऐसे कहते मुझे किलोग्राम चाहिए, तब भी बात कंप्लीट नहीं हुआ, उठा के आपको किलो दे देगा। लेकिन आपने कहा नहीं मुझे मास चाहिए कितना? 2 kg, तब जाकर के वो पूरी बात समझ में आया। अब जैसे मैंने अभी टाइम का बात किया कि टाइम 9, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 9 तो यार सुबह में भी होता है, शाम रात में भी होता है। तो यहाँ पर यूनिट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? AM या PM ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अभी मैं पूछूं कितने की स्पीड में आए हो, आपका तो केवल 20, तो भी बात कंप्लीट नहीं होगी। ये बताना जरूरी है। इसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड यूनिट का होना बहुत जरूरी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब भी रिप्रेजेंट करना, तो ये यूनिट यार अक्सर बच्चे छोड़ते हैं। आपको यूनिट बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यूनिट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। देखो यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है।
एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और नाम ना बना होता, किसी का नाम नहीं होता, तो अगर मेरे सामने है तो मैं ऐसे हाथ दिखा करके चलो खड़े हो जाओ, आप बोलो, ऐसे मैं हाथ दिखा दिखा के बात कर लेता। लेकिन सपोज करिए कि हम आप सारे बच्चे अलग अलग हो गए, हमारा आपसे 10 साल बात हो रहा है, 10 साल बाद बात हो रहा है, तो मैंने आपसे पूछा कि हमने आपसे कहा कि यार हम लोगों के बैच का एक लड़का था जो IAS हो गया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि 50 का बैच था, एक तो मैं था, मतलब आप, तो बचे 49, तो 49 का पिक्चर आपके दिमाग में आने लगेगा। तो आप कहेंगे कौन, तो जब नाम नहीं बना था तो मैं क्या कहूँगा, अरे वो जो मोटा सा था या पतला सा था या गोरा सा था या काला सा था। तो यार मोटा पतला गोरा काला तो एक ही हो ऐसा जरूरी है नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मतलब हम क्लियर इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग उस बात को क्लियर नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्ट वो लड़का है कौन। तो नाम नहीं, पहचान नहीं। लेकिन आपने पूछा कौन, मैंने कहा राहुल। तो देखिए मैंने जब कहा कि हमारे क्लास का एक बच्चा IAS हुआ, आपके दिमाग में 49 का पिक्चर आ गया। लेकिन आपने कहा कौन, मैंने कहा राहुल, तो आपका दिमाग 48 का पिक्चर डिलीट किया, राहुल का पिक्चर ला करके आपके सामने रख दिया। तो हमारी पहचान हमारे नाम से है। ऐसे ही जितने भी मिलियन बिलियन फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनका पहचान कैसे है, उनके यूनिट से है। खुद ही देख लो, अगर मैं यहाँ लिखूं 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, मैं पूछूं कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, आप बता ही नहीं सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ लिखा किलोग्राम, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा मीटर पर सेकेंड, जैसे ही यहाँ मैंने लिखा न्यूटन, जैसे यहाँ मैंने लिखा जूल, तो आप तुरंत कहेंगे बस करो, ये किसके बारे में बात हो रहा है, मास के बारे में। ये किसके बारे में बात हो रहा है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड या वेलोसिटी होगा। ये सब आप पढ़ोगे, घबराओ मत, ठीक है ना। न्यूटन ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। जूल क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। सोचो मिलियन बिलियन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसके यूनिट के आते ही फिजिकल क्वांटिटी हमने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, उसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट से ही हम उसे पहचान सकते हैं। तो आप जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखना बेटा, यूनिट जरूर लिखना। आप ऐसा समझना, ये मेरा पूरा शरीर जो है ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और मेरा नाम जिससे मेरी पहचान हो रही है वो क्या बता रहा है, यूनिट बता रहा है, ठीक है ना। यूनिट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। प्रॉब्लम क्या है, कुछ जगह पर हम देखते हैं मास को मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो 2 kg 5 kg ऐसे बात करते हैं। लेकिन अगर गोल्ड स्मिथ के वहां जाते हैं तो वो ग्राम में बात करता है कि 10 ग्राम वगैरह ऐसे करके बात करता है। लेकिन अगर मुझे ज्यादा अमाउंट में गेहूं या चावल चाहिए तो वो कुंटल में बात करता है, 1 कुंटल 10 कुंटल ऐसे करके बात करता है। समझ में आया कि नहीं है। ये सब के सब मास को ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कोई केजी में मेजर कर रहा है, कोई ग्राम में मेजर कर रहा है, कोई कुंटल में मेजर कर रहा है। ऐसे डिस्टेंस की बात करें हम, अगर मान लीजिए हम पूछें कि ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप इसको जरूर सेंटीमीटर में बताना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं पूछ लूं कि यहाँ आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस क्या है, तो आप उसको किलोमीटर में बताना पसंद करेंगे, क्योंकि मीटर में बताएंगे तो वैल्यू थोड़ा सा ऑड टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं आपके गांव से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, तो आप उसको नहीं, अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि यहां से मतलब आपके अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है, तो आप वहां लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, लाइट ईयर का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वायरस का डिस्टेंस कितना है, जैसे भी कोरोना वायरस चला है, तो आप सुने होंगे कि जो कोरोना वायरस है उसका साइज माइक्रोन के रेंज का है। तो बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो यार ये सब के सब डिस्टेंस ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, मतलब अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो यार हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगा, जब हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पर सिस्टम बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान दो, सिस्टम क्यों जरूरी है। अभी सपोज कर लो मैं 2 kg आलू लिया हूं और 500 ग्राम मैंने टमाटर लिया है, तो अगर मैं पूछूं कितना होगा, तो ये दोनों के दोनों मास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी मास को ही मेजर कर रहा है, ये भी मास को ही मेजर कर रहा है। लेकिन आप डायरेक्ट इसको क्या ऐड कर पाओगे, क्या 250 लिखोगे, नहीं लिख सकते हो ना। तो फिर प्रॉब्लम हो गया क्या, यार हम 2 फिजिकल क्वांटिटी, भले से एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बता रहे हैं, अगर वो अलग अलग सिस्टम में दिए गए हैं तो ना तो हम उनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो, या तो आप इस किलोग्राम को ग्राम में बदल लो, या तो इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लो।
फिर ऐड करो, तब जाकर के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यार आगे चल करके जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल करूंगा कि भैया जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दिए जा रहे हैं क्या वो एक ही सिस्टम में है कि नहीं है। जब तक वो एक सिस्टम में नहीं होंगे तब तक हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताएं। देखो MKS सिस्टम होगा, CGS सिस्टम होगा, FPS सिस्टम होगा और एक आपका SI सिस्टम होगा। ठीक है, MKS सिस्टम क्या कहता है कि अगर आप डिस्टेंस को मेजर करना, मतलब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर वहां डिस्टेंस दिया है तो श्योर है वो डिस्टेंस किसमें मेजर होना चाहिए, मीटर में। अगर वो किलोमीटर में दिया तो उसको मीटर में बदलो, वो सेंटीमीटर में दिया तब भी उसको मीटर में बदलो। ठीक है, और जरा देखो अगर मास की बात होगी तो आप मास को किसमें मेजर करोगे, किलोग्राम में। अगर ग्राम में दिया तो उसको किलोग्राम में बदलना है। कैसे बदलना हो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन आपको इसी में ही करना पड़ेगा। और अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम को किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। ऐसे अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया तो आपको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मास को मेजर करने के लिए ग्राम और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आपने एफपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए फीट में, मास को मेजर करने के लिए पाउंड में। आप कहते हो ना कि मुझे 1 पाउंड केक चाहिए, 2 पाउंड केक चाहिए, तो पाउंड हुआ। और टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड का। एसआई सिस्टम में आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? और उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे वो आगे भी देखेंगे। फिलहाल ये एफपीएस आपका इंग्लैंड में चलता है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस सिस्टम में हम काम करने वाले नहीं है। हम जो काम करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, या तो एमकेएस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे या तो सीजीएस का। एमकेएस का भी जो जितना भी क्वांटिटी है वो एसआई में भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? कहीं कोई डाउट? एसआई में हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। अब देखो फंडामेंटल क्या है मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर से, ध्यान दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजिट कितने होते हैं तो आप बड़े आराम से बताओगे सर डिजिट 10 है। कौन कौन से? 0, 1, 2 से लेकर के 9 तक। लेकिन मैं पूछूं नंबर कितने होंगे, तो यार नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। आप खुद ही सोच लो, केवल और केवल 10 डिजिट हमारे पास हैं, लेकिन इनसे मिला करके कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ये जो हमारे है ना, ये 10 जो है ये हमारे फंडामेंटल कराएंगे, क्योंकि 1 किसी के हेल्प से नहीं बनता। 1 को हमने डिसाइड किया है, 2 को हमने डिसाइड किया है, लेकिन अगर 25 कहीं एक नंबर है तो इसको हमने इसी फंडामेंटल के ही हेल्प से बनाया है। अगर 755 है तो इसको हमने इसी डिजिट से, फंडामेंटल से मिल करके बनाया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो है तो 10 ही डिजिट जो हमारे फंडामेंटल है, क्योंकि इनको किसी दूसरे के हेल्प से नहीं बनाया गया है, जबकि नंबर को हम लोग इन्हीं के हेल्प से ही क्या किए हैं, बनाए हुए हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा जो किसी दूसरे के हेल्प से ना बनाया जाए वो फंडामेंटल कहलाएगा, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन से अगर हम इनको बनाते हैं तो वो डेराइव्ड कहलाएगा। ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी हमारे जो है वो 7 फंडामेंटल है। मतलब इन्हीं 7 फंडामेंटल से सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है। आप ब्रेक करोगे तो वही 7 में से कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, उनका कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा। तो वो कौन कौन से हैं मैं बता दे रहा हूं। जो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका मास, दूसरा है आपका डिस्टेंस, तीसरा है आपका टाइम, चौथा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है आपका टेम्परेचर, छठवां है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5 6, और एक और होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। समझ में आया बेटा? ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, बाकी जो 6 आपके हैं वो कहां पढ़ने वाले? फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, कहीं पर डाउट? तो ये हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इन्हीं से सारे के सारे क्वांटिटी बनाए गए हैं। अच्छा, अब यूनिट, क्योंकि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका यूनिट होना चाहिए। तो देखो मास का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या होगा? किलोग्राम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। टाइम का यूनिट क्या होगा बेटा? सेकेंड होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा बेटा? एम्पियर होगा।
टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, कैंडिला होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होगा, मोल होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कहीं कोई डाउट? चलो ये भी समझ में आ गया। हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं या तो एमकेएस में इस्तेमाल करेंगे या तो सीजीएस, क्योंकि एमकेएस में जो तीनों हमने लिया है ना वही देखो सीजीएस में भी है, एसआई में भी है। बात समझ में आ गया ना। चलो क्या क्या अभी तक पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको मैग्नीट्यूड क्या होता है, दूसरा यूनिट। अच्छा, यूनिट भी अलग अलग सिस्टम में एक ही फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से किसी एक सिस्टम का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया, सिस्टम क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये देखो अब यहां से शुरू होता है आपका सिलेबस। तो ये हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा होगा स्केलर और दूसरा क्या हो जाएगा, वेक्टर। एक और होता है टेंसर करके होता है, तो अभी उसको आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस अभी दो पे ही काम चलना है। क्या, एक होगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप जरा ध्यान से देखो तो अभी डायरेक्ट कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ ये फिजिकल है, ये स्केलर है कि वेक्टर, मैं खुद ही नहीं बता सकता। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे, क्योंकि उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो जब तक रूल सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते हैं। तो बड़ा समस्या है, हम कैसे जानेंगे? तो यार मैंने अभी एक बात आपसे कहा है कि अभी 9th में ना आप केवल 15-20 ही फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हो। तो आप 15-20 याद कर लो कि कौन हमारा फंडामेंटल, कौन सा हमारा स्केलर है, कौन सा हमारा वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो ठीक है, तो हमें वो जो हमारे जरूरी हैं उनको केवल याद कर लो, बाकी इसके रूल्स वगैरह होते हैं, उस रूल्स को जब सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा तभी हम उसको बता सकते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। लेकिन जो नॉर्मल डिफिनेशन होता है वो डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। आपसे कोई पूछेगा तब भी आप यही बताओगे, ठीक है ना, कि सर ऐसा ऐसा अगर होगा तो हम उसको कह देंगे स्केलर, और ऐसा ऐसा होगा तो हम उसको कह देंगे वेक्टर। चलो पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान रखो। आप दुकान पे गए, आपने कहा, बताना आपको बात कैसे क्लियर हो रहा है। आप दुकान पे गए, आपने कहा कि मुझे 2 kg पोटैटो चाहिए, तो आपने मास मांगा है कितना, 2 kg। दुकानदार एकदम अच्छे से समझ गया, वो आपको उठा करके दे दिया। आपने ये नहीं कहा ना कि मुझे 2 kg पोटैटो नॉर्थ की तरफ दे दो, ऐसा आपने कहा। अभी नॉर्थ साउथ का मतलब डायरेक्शन जोड़ोगे ना तो कहेगा लग रहा दिमाग से अल्टर है, उसको अभी सही से पता होता नहीं है। लेकिन आपने केवल कहा कि हमको 2 kg चाहिए, वो अच्छे से समझ गया। मैं पूछूं टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर अभी 9 o'clock हो रहा है, 9 AM हो रहा है। ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया। क्या आपने ऐसा कहा क्या कि 9 AM नॉर्थ की तरफ हो रहा है या साउथ की तरफ हो रहा है या ईस्ट से 30 के एंगल पे हो रहा है? आपने ऐसा कुछ जिक्र किया? और अगर आप करते हो तो वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक दूसरा मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ध्यान देना। मैं ऐसे कर रहा हूं, यार मैं खड़ा था, एक गाड़ी वाला आता है, मेरे ऊपर फोर्स लगाता है, कितने का, 10 न्यूटन का। गाड़ी ने मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं गिर पड़ा। अब इसी बात को मैं दूसरे तरह से कहने जा रहा हूं, यार मैं खड़ा था, गाड़ी वाला पीछे से आया, बिहाइंड, पीछे से आया और मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं गिर गया। अब बताओ आपको कौन बात ज्यादा क्लियर हो रहा है? तो मुझे लग रहा है ये बात ज्यादा क्लियर हुआ कि सर खड़े रहे होंगे, पीछे से गाड़ी वाला आया था, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और सर आगे की तरफ गिर गए होंगे। तो ध्यान दो, यहां पर अगर ये वर्ड ना इस्तेमाल किए होते तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, और यहां पर ये सब इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ध्यान देना, अब हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए
केवल और केवल मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट तो हमेशा रहना ही रहना है, बिना यूनिट बिना नाम के तो कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा नहीं। तो हमने क्या कहा, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली समझने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड, किसकी, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे क्या कहलाएंगे, स्केलर कहलाएंगे। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत हो, उनको हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और एक बात और बेटा, इतना ही बोल देने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करे। ये वेक्टर लॉ क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई डाउट? चलो ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली समझने के लिए केवल मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत हो, वेक्टर वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली समझने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करे, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, वेक्टर। अब हमें कौन से इस्तेमाल करने, ये ध्यान दे बेटा। डिस्टेंस आपका स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, स्पीड आपका स्केलर है और वेलोसिटी आपका क्या है, वेक्टर है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है। देखो रिटार्डेशन ये वेक्टर है कि स्केलर है, अभी मुझे नहीं पता है भैया, इसको तो हम कुछ बुक में लिख दिया कि ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर कह देना सही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आगे जब मैं डिएक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा, रिटार्डेशन, तब वहां पर मैं इस बात को जिक्र करूंगा। तो ये स्केलर है कि वेक्टर है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन आप अपने लेवल में कहने के लिए कह सकते हो कि ये वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा, और भी कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे तो समझ में आ गया, डिस्टेंस कैसा होगा, स्केलर, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वेक्टर, स्पीड कैसा होगा, स्केलर, वेलोसिटी कैसा होगा, वेक्टर, एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेक्टर। अब जरा देखो, फोर्स हमारा ये भी वेक्टर होगा, क्योंकि अभी देखो फोर्स का जिक्र किया था ना, वेक्टर होगा। टॉर्क हमारा क्या होगा, वेक्टर होगा। वर्क हमारा क्या होगा, स्केलर, क्योंकि आप यही कहते हो कि मैंने 20 जूल वर्क किया, आप कभी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते हो, ठीक है। और ऐसे आपका पावर हो गया, पावर भी आपका क्या होगा, स्केलर होगा। बात समझ में आ गई बाबू? तो कौन कौन सा एक बार फिर से देख लो। ये जो फिजिकल क्वांटिटी में बार बार इस्तेमाल करना मैं लिख दे रहा हूं, क्या करेगा, देखो, टाइम हो गया, मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ये सब हमारे स्केलर कहलाएंगे। यहां पे स्पीड भी होगा, स्पीड भी हो गया। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आया? इन्हीं के बारे में